सो बेसिक्स की अगर अपन बात करें स्ट्रेट लाइंस में, तो देखो लाइन का इक्वेशंस वगैरह, स्लोप वगैरह वो सब मैं नहीं बता रहा, वो सब तो कहीं ना कहीं अपन को आइडिया भी होगा ना। लाइंस में आप जब भी बात करते हो, लाइन की इक्वेशन विल ऑलवेज बी अ लीनियर इक्वेशन। सो कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आप लिखते हो, सो इट विल रिप्रेजेंट अ लाइन, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और अ टू वेरिएबल। एक वेरिएबल दो में लिखो, दोनों ही अपना लीनियर इक्वेशन कहलाता है। राइट, सो लाइन का इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स भी आते हैं अपने पास। सो अगर फॉर्म्स की बात करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही दो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स होते हैं जो अपन यूज करते हैं, राइट, वेयर m इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप को अपन कितना बोलते हैं? tan थीटा बोलते हैं, राइट, वेयर थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर निकालना होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे बोलते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका मॉडुलस रखते हैं, है ना। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर निकालोगे तो मॉड रख रहे हो, इसका मतलब थीटा तुम्हारा हमेशा एक एक्यूट एंगल आएगा, राइट। तो थीटा अगर एक्यूट एंगल आया तो दो लाइंस के बीच में अपन दो एंगल्स बोलेंगे, राइट। अगर ये थीटा आया तो ये भी तो लाइंस बिटवीन टू एंगल्स होगा, सॉरी एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा, तो इसको अपन पाई माइनस थीटा बोलेंगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास हमेशा एक एक्यूट एंगल आएगा आंसर, तो एक एक्यूट एंगल भी होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल भी होगा। तो अगर यहाँ से 60 आया तो दूसरा तुम अपना ऑटोमेटिकली 120 बोल दोगे, राइट। एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया, हाँ ठीक है। सो पैरेलल लाइंस अगर होंगी तो अपन क्या बोलते हैं? दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप हमेशा सेम होंगे। दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, सो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता होगा। एक्स इंटरसेप्ट की बात करें, एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा? y को जीरो पुट करने पे आ जाएगा। y को जीरो पुट करने पे जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज एक्स इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो x की वैल्यू को जीरो पुट कर दो। यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन होता है या एक सिली मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ x इंटरसेप्ट इज 4 और लाइन पासिंग थ्रू 4,0, लाइन पासिंग थ्रू 4,0, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है कि अलग अलग है, या फिर मतलब डिफरेंट होनी चाहिए? देखो मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट 4 है, और मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि लाइन पासिंग थ्रू या पासिंग थ्रू 4,0। सो क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट मुझे सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे को अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? एक एक बार मैं बोल रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट 4 है, और एक जगह मैं बोल रहा हूँ दैट लाइन पासिस थ्रू 4,0। राइट, नॉर्मली क्या होता है एग्जाम में या फिर ना बहुत बार जल्दीबाजी में हम दोनों को सेम स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों मुझे सेम इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये वाला तो बहुत सिंपल सा है ना, लाइन पासिंग थ्रू 4,0 मतलब लाइन तुम्हारी 4,0 से पास कर रही होगी, ठीक है। तो मेरी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। व्हेयर आई एक्स इंटरसेप्ट, राइट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? लाइन के एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, दिस इज काइंड ऑफ अ मॉड एक्स, राइट। तो एक्स इंटरसेप्ट जो आपका होता है ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर होता है ना। अगर मैं -4 पॉइंट भी लेता हूँ, राइट, तो ये भी मेरा ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर ही हो रहा होता है। देखो आया समझ में? तो कई बार इस चीज में बच्चे फंस जाते हैं, तो वहां पे एग्जाम में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में ना। ये सब तो ना बेसिक है, 10th 11th का है, ये सब तो अपन को हर चीज हर किसी को आता है। 11th में जो अपन लाइंस में एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, राइट, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो फैमिली ऑफ लाइंस, या फिर एक काम करो ना, इसको फैमिली ऑफ कर्व्स ही कर देता हूँ मैं, तो पूरा का पूरा कोनिक का एक ही बार में हो जाएगा।
अगर मान लो मेरे पास कोई भी दो कर्व का इक्वेशन है, राइट, नॉट नेसेसरी कोनिक है, लाइंस है, या फिर कोई भी ले लो, साइन एक्स, दुनिया जान का कोई भी दो कर्व्स ले लो। अगर मान लो मेरे पास एक कर्व है S1 = 0, ये किसी कर्व का इक्वेशन, राइट, ये S2 एक और कोई कर्व है ना। अब देखो ध्यान रखो, एक कंसेप्ट जैसे मैंने बोला ना, किसी भी दो कर्व के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जरूरी नहीं है सिर्फ कोनिक हो या फिर अपने पास लाइंस हो, आप कैसा भी दो कर्व ले लो, राइट। अगर दो आपके पास कर्व है और आप इन दोनों कर्व की इक्वेशंस होंगी कुछ ना कुछ, S1 भी कुछ होगा, S2 भी कुछ होगा ना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिख दूं S1 S2 = 0, ठीक है। सो अगर इन दो इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉजिकली आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, S1 × S2 = 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो आइदर S1 = 0 और S2 = 0। इसका मतलब किसी भी दो इक्वेशंस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो घूम फिर के आपको मिलने तो वही दो इक्वेशंस है ना, कुछ नया तो मिलने वाला है नहीं। तो वहां से सॉल्व करने पे तो S1 = 0 और S2 = 0 ही आएगा। सो मल्टीप्लाई करने से विल नॉट यील्ड एनीथिंग ना। अगर मैं S1 और S2 को ऐड कर दूं, राइट, जैसे मैंने बोला A S1 + B S2, ए और बी को स्केलर है ना। यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, वो स्केलर तो वैसे भी गायब हो जाएगा। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी दो कर्व को, राइट, उनके लीनियर मल्टीपल को ऐड करा के लिख रहा हूँ। सो मैंने S1 S2, आपके पास दो कर्व थे, मैंने क्या लिखा, A S1 + B S2 = 0। नथिंग लॉजिकली, S1 = 0, तुम्हारे पास कोई ना कोई ग्राफ होगा, राइट। लेट्स से दिस इज योर S1 = 0, S2 = 0, ये भी तुम्हारे पास कोई ना कोई ग्राफ होगा। लेट्स से दिस इज S2 = 0। सो रेड वाला ग्राफ मेरा S1 = 0 है, पिंक वाला ग्राफ मेरा S2 = 0 है ना। अगर मैं लॉजिकली सोचूं, ये जो भी आया होगा A S1 + B S2 = 0, ये कोई ना कोई इक्वेशन तो बनी होगी ना फाइनली। और अगर कोई ना कोई इक्वेशन बनी होगी तो ग्राफ पे तो प्लॉट होगा ही होगा ये, है ना। मैं प्लॉट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज अपन को ग्राफ प्लॉटिंग उतना उतना नहीं आता है। लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं, कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो एक्स और वाई में, वो ग्राफ पे तो प्लॉट होगी ही होगी। इसका मतलब ये जो भी है, राइट, वॉट एवर कर्व दिस मे बी, A S1 + B S2 = 0, ये ग्राफ पे तो प्लॉट हो ही जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना। तो ये भी किसी ना किसी कर्व को तो रिप्रेजेंट करेगा ही। अब वो कर्व कौन सा होगा वो मुझे नहीं पता है, राइट, लेकिन कोई ना कोई कर्व तो होगा ना। दूसरा, हमें क्या पता है कि जो पॉइंट इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे वही कर्व के ऊपर लाया करेंगे, है ना। कोई पॉइंट अगर इस इक्वेशन को फुलफिल करता है, मान लो कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और मैं अल्फा कॉमा बीटा को इस इक्वेशन में डाल दूं और इक्वेशन बैलेंस हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, इस केस में लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाए, तो फिर वो पॉइंट तो मेरा कर्व के ऊपर लाया कर रहा होगा, है ना। अब देखो, मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स लेता हूँ। जैसे मैं पहले इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, जो S1 और S2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट्स से आई कॉल दिस पॉइंट A। अब A पॉइंट S1 पे भी लाई कर रहा है और S2 पे भी लाई कर रहा है ना। S1 S2 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब A पॉइंट को अगर आप S1 की इक्वेशन में डालोगे तो वो A को भी, S1 को भी फुलफिल करेगा, और A पॉइंट को अगर आप S2 की इक्वेशन में डालोगे तो वो S2 की इक्वेशन को भी फुलफिल करेगा, है ना। तो ए पॉइंट S1 की इक्वेशन को फुलफिल करेगा, मतलब ए पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स, मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, ये कोऑर्डिनेट्स अगर मैं S1 की इक्वेशन में डालूंगा तो S1 की इक्वेशन 0 हो जाएगी। अब सोच के देखो, यही वाला पॉइंट मैं इस वाली इक्वेशन में डालता हूँ, है ना, जिसका ग्राफ मुझे मालूम नहीं क्या बनने वाला है ये। अगर ये अल्फा कॉमा बीटा में इस इक्वेशन में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, A × S1, S1 के अंदर अल्फा बीटा जाएगा, बट अल्फा बीटा तो S1 पे लाई करता है तो वो S1 को भी 0 कर देगा, S2 पे भी लाई करता है तो S2 को भी 0 कर देगा। सो अल्फा बीटा जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ए और व्हाट बी यू हैव चूजन, राइट, ए और बी तो स्केलर है ना, वो तो तुम अपनी मर्जी से चूज करोगे कुछ भी। सो नो मैटर व्हाट ए और बी यू हैव चूजन, ये अल्फा कॉमा बीटा इस इक्वेशन को तो हमेशा फुलफिल करेगा, है ना। सिमिलरली ये वाला पॉइंट सोचो बी, लेट्स दिस बी इज सम p, q। ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स S1 और S2 दोनों को फुलफिल करता है ना। तो जब मैं इस इक्वेशन में, राइट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालूंगा तो ये इक्वेशन भी हमेशा फुलफिल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब ये, इसका जो भी कर्व बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा, राइट, ये जैसा भी दिखता होगा,
मुझे ये तो समझ में आया कि ये ए से तो पास करेगा और बी से भी पास करेगा, है ना। लेट्स से वी टेक अनदर पॉइंट ऑन S2 ओनली। लेट्स से बस सी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, विच इज लेट्स से कुछ E, F है ये पॉइंट ना। सी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो सी पॉइंट को जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, राइट, तो देखो S2 तो जीरो हो जाएगा, तो B इंटू जीरो ये तो फुलफिल हो जाएगा, तो गायब भी हो जाएगा टर्म। अपने पास क्या बच जाएगा, A इंटू S1 ना। सी पॉइंट S1 के ऊपर तो लाई नहीं कर रहा है ना। तो सी पॉइंट S1 के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब S1 तो जीरो हो नहीं पाएगा। तो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, A इंटू S1। ए तो मेरे पास कोई रियल नंबर है, S1 मेरे पास कोई वैल्यू आ जाएगी विच इज नॉट ऑब्वियसली जीरो, बिकॉज सी इज नॉट लाइंग ऑन S1। तो ये मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू इक्वल टू जीरो। देखो आ रहा है समझ में। तो इसी वाले पॉइंट पे मैं फंस जाऊंगा, सी वाला पॉइंट मेरे उसको फुलफिल नहीं कर रहा होगा, राइट। सी वाला पॉइंट सिर्फ एक ही केस में फुलफिल करेगा, जब ए जीरो हो जाए। और अगर मैं ए को जीरो ले लूंगा, तब तो क्या बनेगा, बी S2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब S2 इज इक्वल टू जीरो, है ना। फिर तो आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, फिर तो आप S2 को ही सॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब अगर S2 के ऊपर कोई पॉइंट है विच इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो इस इक्वेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना। S1 के ऊपर कोई पॉइंट लेता है, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक डी पॉइंट ले लिया, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए T1, T2। अभी डी पॉइंट देखो, T1, T2 S1 के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो S1 को तो फुलफिल कर देगा, तो ये वाला टर्म तो अपना जीरो बन चुका होगा जैसे ही तुम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करोगे। इस वाले में डी S2 के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो S2 तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रही है नॉन जीरो आएगी। सो नॉन जीरो वैल्यू इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसका मतलब डी तो फुलफिल नहीं करेगा। और अगर डी अगर इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, तो एक ही केस में कर सकता है, जब बी जीरो हो जाए, है ना। और अगर बी जीरो हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, अपने पास वापस से वही S1 इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा अपन को। चला गया सारा का सारा, कोई बात नहीं। देखो वहां तक समझ में आया ना। सो अगर मैं S1 इज इक्वल टू जीरो और S2 इज इक्वल टू जीरो, राइट, दो कर्व्स ले रहा हूँ, और मैं इन दोनों रैंडम कर्व्स का एक स्केलर, लीनियर स्केलर मल्टीपल करके मैंने एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो अभी तक अपन ये देख चुके थे कि यार S1 इज इक्वल टू जीरो अगर आपके पास एक कर्व है, और आपके पास एक और कर्व है दैट इज S2 इज इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों को फुलफिल करने वाले ये दोनों पॉइंट्स होंगे A और B, है ना। मतलब A और B तो फुलफिल करते ही होंगे इस इक्वेशन को, इसका मतलब दिस इक्वेशन विल ऑलवेज पास थ्रू A एंड B। ए और बी के अलावा अपन ने देखा कि इस कर्व के ऊपर और कोई पॉइंट है, तो वो इसको फुलफिल नहीं कर सकता है ना। इस कर्व के ऊपर और कोई पॉइंट अगर होगा, तो वो इसको फुलफिल नहीं करेगा, बिकॉज ए और बी तो अपन नॉन जीरो लेके चल रहे हैं ना। बिकॉज अगर ए और बी जीरो हो जाएगा, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा ना। अगर ए जीरो कर दिया, तो मुझे S2 इज इक्वल टू जीरो ही मिल रहा है, फिर मैंने क्या लीनियर एडिशन किया है, फिर तो मुझे वही सेम इक्वेशन ही मिल रही है पहले वाली। इसका मतलब ये जो भी कर्व होगा, राइट, अब समझो, ये जो भी कर्व होगा, नो मैटर हाउ दिस कर्व विल लुक लाइक, बट मुझे ये पता है कि ये कर्व हमेशा ए और बी से तो पास करेगा ही करेगा, ठीक है ना। ये आगे पीछे कैसा होगा या बीच में कैसा होगा, मेरे को कुछ नहीं मालूम इस कर्व का कर्वेचर कैसा होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर्व हमेशा ए और बी से पास करेगा, राइट। तो यहाँ से अपन को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ जाता है, जो अपन 11th 12th में भी यूज करते हैं, नॉट जस्ट कोनिक, बहुत सारे एओडी वगैरह में भी यूज करते हैं, राइट। प्लेन्स में भी अपन यूज करते हैं, जब 3D प्लेन्स पढ़ते हैं, या फिर जब तुम आगे इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा यूज करोगे। फंडा क्या समझ में आया अपन को, कि एनी टू रैंडम कर्व्स, इफ देयर आर टू कर्व्स S1 प्लस S2, S1 इज इक्वल टू जीरो एंड S2 इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का, राइट, स्केलर मल्टीपल करके अगर आप ऐड करोगे, राइट, तो ये जो आपका कर्व बनेगा, दिस कर्व विल ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 S2। सो A S1 plus B S2 is equal to zero. It is a curve that always pass through, that always pass through point of intersection of A and B.
सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। इसका मतलब दो कर्व के राइट लीनियर फॉर्म में अगर तुम उसको ऐड कर दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, उन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे कर्व्स आ जाएंगे। सारे कर्व्स क्यों आ जाएंगे, राइट, बिकॉज बहुत सारे कर्व्स होंगे ना। तुम ए और बी की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओ तो तुम्हें अलग अलग इक्वेशंस मिलती जाएंगी, है ना। फॉर एग्जांपल सोचो, किसी ने बोला कि सर मैं तो ए की वैल्यू को ना 1 और बी की वैल्यू को 2 पुट करूंगा। कर ले भाई, तो वो क्या बनाएगा, S1 + 2 S2 = 0। इसके पास कुछ और इक्वेशन आएगी। अगर किसी ने ए को 2 लिया, बी को 3 ले लिया, राइट, तो इसके पास कुछ और इक्वेशन आएगी। सो अगर आप अलग अलग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डालते जाओगे तो आपको ये इक्वेशन अलग अलग इक्वेशंस या अलग अलग कर्व्स बनाते जाएंगे। तो आप सोच के देखो, अगर मैं ए और बी के अलग अलग वैल्यूज डालूंगा तो मेरे पास अलग अलग कर्व्स आते जाएंगे, है ना। उन सारे कर्व्स की खास बात क्या होगी, वो सारे के सारे कर्व जैसे भी जितने भी कर्व्स बना लो तो, राइट, आप ए और बी के अलग अलग वैल्यू डालते जाओ आपको अलग अलग कर्व्स मिलते जाएंगे, बट ऑल दोस कर्व्स will have a peculiar property that they all will pass through point A and point B, which is point of intersection of S1 and S2। इसलिए हम बोलते हैं कि यार यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कर्व आ रहे हैं, इसलिए अपन बोलते हैं दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आएंगे या बहुत ज्यादा कर्व्स आएंगे, और उन सारे कर्व्स की खास बात होगी, राइट, उन सबका एक सरनेम होगा, और उन सबका सरनेम क्या है, that they will pass through the point of intersection of S1 and S2। इसी कंसेप्ट पे अपन फिर फैमिली ऑफ लाइंस, अपन क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइन क्या हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है, L1 = 0 एंड L2 = 0 ना। अगर मैं A L1 + B L2 = 0 कर दूं, सो अब देखो मैंने दो कर्व्स को ऐड कर दिया है। अब L1 कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, L2 कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे लॉजिकली सोच के देखो मेरे पास बना क्या होगा फाइनली, A L1 एक लीनियर इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, एक और लीनियर इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, और दोनों को मैंने ऐड करा दिया। सो एट द एंड बनने तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन ही है। और अगर ये लीनियर इक्वेशन बनने वाला है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे फिर मुझे हमेशा लाइन ही मिलेगा, बिकॉज एनी लीनियर इक्वेशन, नो मैटर व्हाट द लीनियर इक्वेशन may look like, any linear equation will always represent a line, right? So AL1 + BL2 = 0 will always represent a line which passes through the point of intersection of L1 and L2, है ना। So मेरे पास एक लाइन हो जाएगी L1, एक लाइन हो जाएगी L2। So अगर मैं AL1 + BL2 = 0 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ ये एक है। इस पॉइंट से पास होने वाली सारी लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी, ये सारा पूरा का पूरा फैमिली आ जाएगा। ये सारी लाइंस कैसे आ जाएंगी, आप ए और बी की वैल्यूज को पुट करते जाओ, हर एक पर्टिकुलर ए और बी के लिए आपको एक लाइन मिलती जाएगी। आप ए और बी को चेंज कराते जाओगे आपको अलग अलग लाइंस। So AL1 + BL2 = 0 will represent a family of lines which passes the point of intersection of L1 and L2। Now A and B क्या है, A और B दो स्केलर्स है, राइट, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, these are नॉन जीरो, बिकॉज अगर जीरो हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर A जीरो पे तो फिर मुझे L2 मिलता है, फिर तो L2 तो वैसे ही बनता, फिर तब घुमा के क्यों बोलूंगा। सो AL1 + BL2 में ध्यान रखना A और B नॉन जीरो होने चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो मेरे पास पैरामीटर्स कितने हैं, तुम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ होगा। हाउ मेनी पैरामीटर्स डू यू सी, AL1 + BL2 = 0। अपने पास एक पैरामीटर ही है यहाँ पे, है ना? दो मत बोलना, ए से डिवाइड करा दो तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, B/A L2 = 0, है ना। B/A क्या होगा, एक स्केलर ही होगा। मैं B/A की जगह लैम्डा लिख दूंगा तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो L1 + लैम्डा L2 = 0, देखो मेरे पास एक ही पैरामीटर होता है। So अब कोई आपसे पूछता है how many parameters do you see in a family of line, there is only one parameter, right? So L1 + lambda L2 = 0। now अगर मैं L1 + lambda L2 = 0, ये एक फैमिली होगी, है ना। इसकी जगह अगर मैं L1 + 2 lambda L2 = 0 कर दूं, L1 - 3 lambda L2 = 0 कर दूं, ठीक है, L1 + 1/lambda L2 = 0 लिख दो। इस वैल्यू को तुम कुछ भी करते जाओ, ऐड कर, सॉरी पॉजिटिव रखो,
माइनस का साइन लगा दो, राइट। लैम्डा की जगह कुछ और फंक्शन बना दो, लैम्डा की जगह लेट्स से मैं L1 प्लस tan लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 कर दो, राइट। कुछ फर्क पड़ता है क्या लॉजिकली? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लैम्डा तुम्हारा क्या लिया तुमने? लैम्डा तुमने बोला कि एक स्केलर वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, राइट। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। मैं लैम्डा की जगह tan लैम्डा लिख दिया, राइट। क्या फर्क पड़ेगा? ये भी मेरा स्केलर है, ये भी मेरा स्केलर है। ये भी मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज निकालेगा, ये भी मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज निकालेगा। इसका मतलब चाहे तुम ये कर्व की बात कर लो, चाहे तुम ये कर्व की बात कर लो, दोनों सेम कर्व है। कंफ्यूज मत होना इसमें, है ना। तुमने लाइंस में पढ़ा होगा, जब तुमने 3D में लाइंस पढ़ा होगा, राइट। अगर तुम्हें याद होगा तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये तुमने लाइन की इक्वेशन लिखी होगी, है ना। वहां पे भी लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा लिखो, 1/λ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर एनीवेज ये अपन बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ो। सो अभी क्या है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा क्या है? स्केलर है। स्केलर मतलब कोई वैल्यू है, राइट। अब उस लैम्डा की जगह मैं tan लैम्डा रखूं, लैम्डा की जगह मैं 2 लैम्डा रखूं, -3 लैम्डा रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस फैमिली के जो मेंबर्स होंगे, इस फैमिली के कौन कौन मेंबर होंगे देखो, L1 प्लस 2L2, L1 प्लस 3L2, L1 प्लस 1/3L2, है ना। वो सारे मेंबर्स यहाँ पे भी आएंगे, है ना। tan लैम्डा की वो वैल्यूज भी आएंगे अलग अलग, वो वाले मेंबर्स मेरे इस वाले में भी आएंगे। अगर मैं लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज डाल के यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स निकालूं और यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स निकालूं, तो सेम फैमिली मेंबर्स ही आने वाले हैं ना, बस अलग अलग लैम्डा की वैल्यू के लिए। जैसे यहाँ पे लैम्डा 1 पे L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे लैम्डा हाफ पे मुझे L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे लैम्डा माइनस का 1/3 पे मुझे L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो अगर मैं गौर से देखूं, वेदर आई टेक दिस और टेक दिस और आई टेक दिस और आई टेक दिस और आई टेक दिस, मेरे फैमिली मेंबर सेम ही आने वाले हैं। यहाँ पे भी देखो, सारे फैमिली मेंबर सेम ही आएंगे, है ना। इसका मतलब दीज ऑल रिप्रेजेंट सेम फैमिली ऑफ लाइंस। क्यों? क्योंकि ये सब के सब L1 L2 से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पंगा क्या होगा अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो L1 प्लस साइन लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि देखो, अब तुमने पैरामीटर क्या लिख दिया, साइन लैम्डा लिख दिया है। साइन लैम्डा के तो अपने ही कंस्ट्रेंट्स है ना, वो बेचारा -1 से 1 के बीच में ही घूमेगा, उसके बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये L1 प्लस साइन लैम्डा L2, ये मुझे सिर्फ एक लिमिटेड लाइंस मिलेंगी। कौन सी लिमिटेड लाइंस? जब मेरा साइन लैम्डा -1 से 1 के बीच में जा रहा होगा। इसका मतलब इस फैमिली के जितने मेंबर्स थे, उनका सबसेट बनेगा ये, है ना। ये तो लैम्डा सब निकालेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, और ये कौन सा निकाल रहा होगा, -1 से 1 के बीच वाला। तो इस फैमिली का सबसेट है ये, right? तो ये पूरी की पूरी फैमिली नहीं है, इट्स अ सबसेट ऑफ दिस फैमिली। लेकिन tan लैम्डा तो सब निकाल देगा। कॉट लैम्डा ले लो कि सब निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं कॉट लैम्डा में। आया समझ में? अगर मैं लैम्डा की जगह लैम्डा का स्क्वायर लिख दूं, तो फिर मेरे पास वो वाले फैमिली मेंबर्स आ जाएंगे जहां पे ये वाला साइन पॉजिटिव होता हो, नेगेटिव वाला नहीं आएगा फिर मेरे पास। देखो आ रहा है ना समझ में? बिकॉज कभी ना एग्जाम में ना ऐसे मस्ती करने के लिए वो बोल देगा L1 प्लस tan लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है हमने तो हमेशा लैम्डा देखा था, ये tan लैम्डा कैसे आ गया, साइन लैम्डा कैसे आ गया, 2 लैम्डा कैसे आ गया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अनलेस एंड अनटिल आपके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स वहां पे आ जा रहे हैं, राइट। सो कमिंग बैक टू द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इज, दो कर्व्स, दो लाइन की इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन ही बनने वाली है, और अगर लीनियर इक्वेशन बनने वाली तो वो फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो a L1 plus b L2 is equal to 0 will always represent a family of lines। family of lines मतलब बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी लाइंस जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, ठीक है। सो अभी अगर एग्जाम में तुम्हें दो चीजें दिखती है, एक तुम्हें दिखता है ये वाला फ्रेज, passes through a fixed point, याद ही कर लो मैं इसको, है ना? चाहे वो लाइन का क्वेश्चन आए, चाहे वो सर्कल का, पैराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला का, कुछ और दे रखा है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये फ्रेज दिख जाता है कि यार पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं वो, सो पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट मतलब फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहा है फिर, है ना। पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट मतलब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर होंगे सारे के सारे कर्व, ये मेरा फिक्स पॉइंट है ना। दो कर्व का भी मैं देखूं, अगर as1 प्लस bs2 इज इक्वल टू 0, सो s1 s2 के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो हमेशा फिक्स पॉइंट्स रहेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में वो बात करता है पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, इसका मतलब वो फैमिली ऑफ लाइंस है, फैमिली ऑफ कर्व्स की बात कर रहा है।
और फैमिली ऑफ लाइंस में वो फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फिक्स पॉइंट अगर निकालना है तुम्हें तो L1 और L2 को सॉल्व कर दो, ठीक है, आ जाएगा अपने पास वो फिक्स पॉइंट। ये आया समझ में? देखो फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। Yes. So this is family of lines. ठीक, चलो अच्छा, तो फिर अपन पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कुछ कुछ, फिर अपन आगे चलेंगे। जैसे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब देखो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बात है ना, हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। बिकॉज जैसे अपन जेई मेंस की बात करें या एडवांस की बात करें, जब लल्लू क्वेश्चन आएगा तो तुम वैसे ही बना दोगे इंश्योरेंस में, है ना। कई बार क्या करता है ना, वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के रिप्रेजेंट करता है। वो ऐसा देखना होता है कि यार बच्चे को समझ में, बच्चे को कंसेप्चुअली समझ में आता है कि नहीं आता। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ पी पॉइंट x, y सच दैट, ये तुम्हें इक्वेशन दे रखी है। चलो, अब देखो मुझे एक्स और वाई का इक्वेशन भी गिवन है ना, और मुझसे पूछ रहा है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। देखो डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सा तुम्हें दिख रहा है क्या। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। बट अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें चमकेगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अपन को दिख रहा है रूट के अंदर समथिंग माइनस रूट के अंदर समथिंग इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो वो मुझसे सॉल्व तो नहीं करवाना चाह रहा होगा, है ना। वो मुझसे इतनी चाह रहा होगा कि यार मैं इसका स्क्वायर करूं, अंडर रूट को गायब कर रहा हूं और फिर मैं फाइनली इक्वेशन निकालूं, वैसे भी आएगा आंसर, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, ओलंपियाड थोड़ी ना, राइट। इसका मतलब इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ खास बात तो होनी चाहिए, राइट। अगर तुम इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 8y दिख रहा है, 16 दिख रहा है ना। y है लेकिन x नहीं है। इसको अगर देखोगे वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इधर अगर देखो तो एक्स स्क्वायर है फिर से और x है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करा सकता हूँ। फिर ये इक्वेशन रीअरेंज करके क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये बन गई इक्वेशन। अभी भी यहाँ से तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। देखने में कई बार लगता है स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, तो लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। देखो ये मुझे क्या दे रखा है, ये उसने मुझे दे रखा है डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम 0 कॉमा माइनस 4 पॉइंट। दिस इज क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम 3 कॉमा 0 पॉइंट, और इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो मैं इसको विजुअलाइज कर लेता हूँ। 0 कॉमा माइनस 4, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, दिस इज 0 कॉमा माइनस 4, दिस इज 3 कॉमा 0, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 5, है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 5 है, और अपन क्या बोल रहे हैं, एक्स कॉमा वाई का 0 कॉमा 4 से डिस्टेंस, है ना। सोच के देखो, मान लो मैं कोई भी रैंडम एक्स कॉमा वाई अज्यूम करता हूँ, मान लो ये मेरा पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, है ना, जिसका आपने लोकस का इक्वेशन लिख के दिया मुझे।
ना इस पी पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस है ना, माइनस इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 आ रहा है। इसका मतलब देखो, अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे होता तो मैंने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, है ना। अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे है तो ट्राइंगल बनेगा कोई ना कोई। तो मैं बोल के आ रहा हूँ डिफरेंस ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, जबकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, है ना। इसका मतलब ये पी पॉइंट ऐसा ट्राइंगल नहीं बना सकता, ट्राइंगल बनाएगा तो ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। अगर पी पॉइंट ट्राइंगल नहीं बना सकता, मैं पी पॉइंट को कहीं पे भी लूंगा तो ट्राइंगल तो बनेगा ही ना हमेशा ही। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया, पी पॉइंट जो है वो कोलिनियर है इसके साथ में। देखो आ रहा है समझ में, है ना। अब कोलिनियर अगर होगा सो पी पॉइंट का 0,-4 से डिस्टेंस -3,0 से डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका मतलब कोलिनियर अगर होगा तो पी मेरा इस तरफ कहीं होगा। अब देखो, पी पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस माइनस पी पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ही बचेगा ना, और 5 ही आ रहा है मेरे पास। अगर पी को मैं इस तरफ ले लूं तो पी पॉइंट का इससे डिस्टेंस माइनस पी पॉइंट का इससे डिस्टेंस, तो नेगेटिव आंसर आता है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब पी कहाँ पे होगा, पी कोलिनियर होगा और इस तरफ वाली रे पर होगा। तो मुझे क्या मिल गया, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ पी अगर मैं डिफाइन करूं सो इट विल बी अ रे originating from 3,0, है ना, विद अ स्लोप। इसका स्लोप कितना बोल देंगे अपन, जो इस लाइन का स्लोप है, राइट। सो 4/3, 4/-10, so -4, sorry 4/3, 0.43 होगा 4/3। तो ये रे हो गई अपनी। तो लोकस अपने पास क्या हो गया, अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3,0 विद अ स्लोप 4/3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो आया समझ में वाला क्वेश्चन। अगर ये फाइनाइट लाइन सेगमेंट कब होता, फाइनाइट लाइन सेगमेंट होता मतलब जब मेरे पास ये पी यहाँ पे आता है ना। अब सोच के देखो, अगर पी यहाँ पे होगा तो इक्वेशन क्या होगी, पी से इसका डिस्टेंस प्लस पी से इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर ये बीच में प्लस होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर बीच में प्लस होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, बी फॉर बॉम्बे हो जाता था। देखो समझ में आया सबसे पहला वाला क्वेश्चन सबको। चलो सेकंड ट्राई करते हैं ना। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी होंगी, कुछ ना कुछ और चीजें भी होंगी जो अपनी रिवाइज होती जाएंगी, है ना। Orthocenter of triangle ABC is B and circumcenter is A, B. If A is the origin, find the coordinates of C. फटाफट से देखो आंसर कितना आएगा। वन सेकेंड, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज लगानी है। ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थोसेंटर बी है और सर्कमसेंटर ए, बी। If A is the origin, you have to find the coordinates of point C or vertex C. देखो आया आंसर, सिंपल तो क्वेश्चन है ये तो। ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का, और देखो मजेदार बात क्या है, ऑर्थो सेंटर उसने बी बोल दिया, है ना। बी तो मेरा वर्टेक्स, सॉरी मेरा वर्टेक्स था। किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता था, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, right, lies outside the triangle and also lie on the vertex of the triangle. Acute angle triangle होता है तो अंदर lie करता है, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो जहां पे 90 डिग्री का एंगल है वहीं पे लाई करता है ऑर्थो सेंटर, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर बाहर बनता है। तो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट एंगल बी। इसका मतलब मेरे वर्टेक्स पे लाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा जो ट्राइंगल होगा वो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और जहां पे ऑर्थो सेंटर बन रहा है वही एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में ही अपना ये वाला वर्टेक्स जो होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। देखो, है ना। क्यों ऑर्थो सेंटर होता है, बिकॉज ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं ए से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये ए बी बनेगा, मैं सी से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ए बी बनेगा। तो इस ट्राइंगल की तो एल्टीट्यूड सी ए बी और बी सी है, तो दोनों एल्टीट्यूड्स कहाँ मिल रहे हैं, बी पॉइंट पे मिल रहा है। सो बी मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया।
अब मेरे को मिल गया यहाँ से कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका सर्कम सेंटर भी बहुत खास जगह होता है। कहाँ पे? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। तो जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा वो मेरा सर्कम सेंटर होगा। सो ये मेरा सर्कम सेंटर दिया हुआ है A, B। ए उसने बोल दिया ओरिजिन है, ओरिजिन हो गया, और सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे, है ना। सब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों का मिड पॉइंट ये आएगा, राइट। इसका मतलब इन दोनों के एक्स का सम का हाफ ए आ रहा होगा। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम। सो ट्वाइस ऑफ ए, तो ये 2a आ जाएगा और ये 2b आ जाएगा, है ना। और तो कुछ होगा नहीं। तो सी पॉइंट्स आ गए अपने पास 2a, 2b। ये आ गया अपने पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। देखो, हाँ, अगर मैं ए बी के बी के कोऑर्डिनेट्स पूछता, तो अपन बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? देखो, उसके लिए ना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन भी अपन को समझ में आना चाहिए। ये भी बहुत मजेदार फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या बोलता है? तो जैसे अपन यूज करेंगे ना, मैं उस फॉर्म में सिखाता हूँ। मान लो कोई भी तुम्हारे पास लाइन है, और इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, तुम्हारा पॉइंट ले लो h, k। सो इफ देयर इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन h, k, और मुझे इस लाइन का स्लोप पता है tan थीटा, मतलब बेसिकली तुम्हें थीटा पता है ना, इंक्लिनेशन पता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट है लाइन पे h, k, राइट, और उस पॉइंट से r डिस्टेंस पे मुझे एक पॉइंट लिखना है x, y। क्या करना है मुझे? राइट, देखो एग्जाम में भी अपन इसी एप्लीकेशन को यूज करेंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, और उस पॉइंट से r डिस्टेंस पे तुम्हें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। मतलब मुझे p पॉइंट गिवन है, मुझे स्लोप पता है, और p पॉइंट से r डिस्टेंस पर जो मेरे पास एक पॉइंट होगा x, y, मुझे उस x, y के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो x को अपन क्या लिखेंगे? h प्लस आर कॉस थीटा, और y को अपन क्या लिखेंगे? k प्लस आर साइन थीटा। ठीक है। अब देखो, p पॉइंट से r डिस्टेंस पर दो पॉइंट हो सकते हैं, एक ये वाला हो सकता है और एक पीछे वाला भी हो सकता है। इसलिए अपन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनाते हैं कि आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? h प्लस आर कॉस थीटा, x प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा में एक पॉइंट निकालेंगे, माइनस माइनस में दूसरा वाला पॉइंट निकाल देंगे। तो एक आगे की तरफ हो जाएगा और एक पीछे की तरफ हो जाएगा। तो अगर कभी भी तुम्हारे पास एक लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो आप हमेशा इस पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज कर सकते हो, h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। एक्स वाई क्या हो जाएंगे? ये मेरा वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा। एच के क्या हो जाएगा? एच के मेरा फिक्स पॉइंट है। कॉस थीटा साइन थीटा क्या है? ये मेरा डायरेक्शन बता रहा है थीटा। आर क्या है? आर मेरा पैरामीटर टाइप्स होगा। आर की तो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है ना। आर की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 पे पॉइंट मिल जाएगा, 2 डालोगे तो 2 पे मिल जाएगा, 10 डालोगे तो 10 पे मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये अपने पास लाइन की इक्वेशन कहलाती है ना। क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन क्यों है? बिकॉज ये एक्स वाई लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, है ना। देखो, इसी को तुम ना वेक्टर्स में तुम यूज करते हो ना, तो क्या बोलते हो? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म ही है। आर वेक्टर क्या होता है? वेरिएबल पॉइंट। तो आर वेक्टर क्या होगा मेरे पास? लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी वेरिएबल पॉइंट। ए वेक्टर एच कॉमा के क्या है? तुम्हारा फिक्स पॉइंट। तो ये तुम्हारा वेक्टर में भी फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लैम्डा तुम्हारा क्या है? स्केलर। यहाँ पे मेरा आर स्केलर होता है। कॉस थीटा साइन थीटा क्या है? थीटा क्या दिखाता है? लाइन का डायरेक्शन। वैसे बी वेक्टर क्या दिखा रहा होगा मुझे? लाइन का डायरेक्शन दिखा रहा होगा, है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वेक्टर्स में काम आ जाएगा, राइट। अपन को याद रहता है यहाँ से क्या, वेक्टर्स की इक्वेशन में आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी क्यों बोलते हैं अपन? बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द फिक्स पॉइंट, प्लस आर इज अ पैरामीटर, कॉस थीटा रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। सो आया वहीं से पैरामेट्रिक फॉर्म से। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म अगर अपन 2D में बात करेंगे तो अपन क्या लगाएंगे? x इज इक्वल टू एच प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस माइनस आर साइन थीटा। इसका मतलब इन शॉर्ट, कभी भी अगर तुम्हारे पास लाइन के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है,
और आर डिस्टेंस पे वो बोलता है कि आर डिस्टेंस पे तुम्हें एक और पॉइंट लिखना है, तो हमेशा अपन पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में दिखा कि लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट है, मुझे आर डिस्टेंस पे एक और पॉइंट निकालना है, फटाफट से पैरामेट्रिक फॉर्म अपन यूज कर लेंगे, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर स्ट्राइक नहीं किया, मान लो एग्जाम में भूल गए, तो भी आंसर आ जाएगा, स्टोक्स लोप से आंसर निकाल सकते हैं तो। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ तक समझ में आया ना अपन को? यस अभी अपन क्या कर रहे थे, पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ गुड। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, x coordinate of the incenter of the triangle has the coordinates of the midpoints as 0 1 1 1 and 1 0। ठीक है, एक ट्राइंगल का इंसेंटर, इंसेंटर क्या होता है, अंदर बनने वाला सर्कल, मतलब अंदर जो सर्कल बनेगा जो तीनों साइड्स को टच करता होगा, उसके इंसेंटर का x कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, देखो इंसेंटर पे अपन बाद में चलेंगे, पहले अपन ये समझते हैं, अगर तुम्हें मिड पॉइंट दिया हुआ है, राइट, ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा पर्पस क्या था कि अगर तुम्हें मिड पॉइंट दिया हुआ है तो तुम ट्राइंगल के वर्टिसेस निकाल सकते हो क्या? जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए, है ना? फिर बहुत बार वो ना साइड्स के मिड पॉइंट दे देता है, मान लो ये बोल देगा 2,3, ये बोल देगा -4,2, और ये बोल देगा 6,-4। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के अगर तुम्हें मिड पॉइंट्स गिवन है, साइड से मिड पॉइंट्स, तो उसके वर्टिसेस कैसे निकालोगे, है ना? देखो अभी ना ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मली क्या करते हैं ना, बच्चे ले लेते हैं इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, है ना, और फिर x1 + x2/2 2 आएगा, y1 + y2/2 3 आएगा, एंड सो ऑन। अब बहुत टाइम लगता है ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में। अब देखो थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे अपन, आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है ना, अब एक चीज समझो, है ना, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, बहुत जगह अपन यूज करेंगे, अभी पहले भी अपन ने यूज किया। अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मुझे ये पता होता है कि इन दोनों का सम/2 ये आएगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों का सम/2 ये आएगा, मतलब इसका ट्वाइस इन दोनों का सम आता है ना, तो इसका ट्वाइस इन दोनों का सम आता है, पर इसी बात को यूज करेंगे। अब देखो अपन क्या करेंगे, x1 y1, है ना, मैं सिर्फ दो पैरामीटर्स ही लूंगा और x1 y1 में अपन पूरी कहानी को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब देखो b के कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे लिखेंगे, समझो, इन दोनों का सम, इसका ट्वाइस आएगा, तो x1 + दिस 4 आएगा, इसका ट्वाइस मतलब 4 हो गया ना, तो b क्या हो जाएगा, b के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो 4 - x1, है ना, बिकॉज इन दोनों का सम 4 आना चाहिए, तो x1 कैंसिल होना चाहिए, तो जो x1 है उसका उल्टा ले लिया साइन में, -x1 और 4 ले लिया, ये कितना है 3, कितना आना चाहिए 6, तो मैं क्या लिखूंगा, ये 6 - y1 होगा। देखो b समझ में आया ना? सिमिलर तरीके से अब मैं c निकालूंगा, देखो c में बहुत काम आता है सी। अब देखो ये कितना है, -4, कितना बनना चाहिए, -8 बनना चाहिए, मेरे पास कितना है 4, -8 बनने के लिए -12, जो x1 का साइन है उसका उल्टा कर दो, बिकॉज मुझे x1 नहीं चाहिए। देखो आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट, ये कितना है 2, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 4, मुझे 4 चाहिए, इधर कितना है 6, तो मेरे को y1 - 2, y1 जो इसको उल्टा साइन कर दो और -2 कर दो, 4 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का सम 12 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, -12 + 2x1 = 12 आना चाहिए, तो यहाँ से मुझे x1 आ जाएगा, x1 कितना हो गया 12, इन दोनों का y का सम मुझे -4 आना चाहिए, सो 2y1 - 2 कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए, सो y1 कितना हो गया, -1, ये आ गया मेरे पास x1 और y1 में कोई पॉइंट आ गया, और अगर x1 y1 आ गया तो ये पॉइंट भी मेरे पास फटाफट से आ जाएंगे। बिकॉज समझ में आया कैसे मिड पॉइंट अगर गिवन होगा तो कैसे तुम बाकी तीनों पॉइंट्स निकाल लोगे, बिकॉज x1 y1 x2 y2 x3 y3 लोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, आंसर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे फालतू में 2 मिनट एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। जैसे सपोज करो अभी मैं यहाँ पे ना एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ट्राइंगल की जगह उसने तुम्हें एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ठीक है, और बोलेगा क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट दे देगा 1,2 -2,3
-3, -4, 6, 5, ठीक है। और बोलेगा ये मेरे साइड्स के मिड पॉइंट है, ठीक है। और डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, ठीक है। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायगोनल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और डायगोनल की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे ये वर्टिसेस चाहिए, बिकॉज बिना वर्टिसेस के मैं डायगोनल की इक्वेशन कैसे लिखूंगा। आ रहा है ना कहानी समझ में। अगर डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो डायगोनल की इक्वेशन चाहिए, डायगोनल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना। और डायगोनल की इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे या तो स्लोप चाहिए होता है या फिर मुझे 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो मुझे यहाँ पे ए और सी 2 पॉइंट चाहिए होंगे, बी और डी 2 पॉइंट चाहिए होंगे। इसका मतलब वर्टेक्स निकालने हैं आपको इस क्वेश्चन में, है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 लूंगा तो 8 पैरामीटर्स हो जाएंगे। फ्री फोकट में है ना, रामायण लिख देंगे अपन। तो अपन सिंपल से क्या करेंगे, देखो जो कंसेप्ट अपन ने अभी यूज किया उसी को यूज करेंगे। इसको लिए x1 y1। अब ये इसका अगर मिड पॉइंट है तो इसका x1 और इसका x का सम कितना आना चाहिए, इसका ट्वाइस मतलब 2 आना चाहिए। तो मैं इसको क्या ले लूंगा, 2 माइनस x1। y कितना हो जाएगा, 4 माइनस y1। देखो समझ में आया बी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाला मैंने। अब मैं सी निकाल दूंगा, सी कैसे निकलेगा, इसका ट्वाइस -4 होना चाहिए। तो ये हो गया -6 प्लस x1, 6 होना चाहिए। सो 2 प्लस y1। वेरिएबल का साइन उल्टा कर दो और कांस्टेंट को एडजस्ट करा दो, राइट। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो ये तो -6 आना चाहिए, तो ये तो सिर्फ सॉरी क्या हो गया, -x1 हो गया। ये -8 आना चाहिए, तो -10 -y1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी x1 y1 की फॉर्म में आ गया, ये भी x1 फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट 6,5 है, तो 12 कितना हो जाएगा, 12 तो 0 हो गया, ठीक है चलो, है ना, छोड़ो। यहाँ पे तो क्या हो रहा है ना, मेरे पास जो मैंने रैंडम पॉइंट लिए उनसे कोऑर्डिनेटली नहीं बन रहा है ना। कोई बात नहीं, बट अप्रोच समझ में आया ना। यहाँ पे x1 y1 आ जाएगा, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट का हाफ ये हो जाएगा, फिर इन दोनों के x का सम इसका ट्वाइस, इन दोनों के y का सम इसका ट्वाइस। तो वहां से x और y निकल के आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, अपन ने जो वैल्यूज लिए है ना वो एक्सीडेंटली अपने पास कोऑर्डिनेटली नहीं बना रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास इन दोनों का मिड पॉइंट 6 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। एक काम करो ना, इसको 0 कर देते अपन, ठीक है। तो अभी काम मिल जाएगा, नहीं अभी भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। जो भी है, लॉजिक समझ में आया ना सबको। अब इस वाले क्वेश्चन में करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट दिए हुए हैं अपन को, है ना, जो भी ये ट्रायंगल है। तो पहले तो अपन इस ट्रायंगल के वर्टिसेस निकाल लेते हैं, 0,1 1,1 1,0, ठीक है। तो अगर मैंने इसको x1, y1 लिया तो ये 0 होना चाहिए, तो ये -x1 हो जाएगा और ये 2 -y1 हो जाएगा। ये 1,1 आना चाहिए, मतलब 2, सो 2 प्लस x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। इन दोनों का ये 2 आना चाहिए, तो x1 कितना हो गया मेरे पास, x1 मेरे पास 0 हो गया और y1 मेरे पास y1 भी 0 हो गया, ठीक है। तो x1 y1 मेरे पास आ गया 0,0। तो ये पॉइंट हो गया 0,0, x1 0, तो ये हो गया 0,2 और ये पॉइंट कितना हो गया 2,0, ठीक है। ट्रायंगल बना लो, ये बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे है 0,0 2,0 और ये पे है अपने पास 0,2। ये ट्रायंगल बन गया अपने पास, विच इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये रूट 1 हो जाएगा, ठीक है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इसका मुझे अब इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका इन सेंटर बनाएंगे, इन सर्कल बनाएंगे तो कैसा बनेगा अपने पास, ये ऐसा सर्कल बनेगा। इसका मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो कैसे निकालोगे आप। अभी सर्कल देखो एक्स और वाई दोनों को टच कर रहा है ना। तो इस सर्कल की अगर इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा तुम्हारे पास r, है ना। और रेडियस कितना होगा r, है ना। r ही निकालना है ना अपन को।
इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, ये जो लाइन गिवन है 2,0 और 0,2 से पास कर रही है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो r कॉमा r से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, की भी टेंजेंट है ना, तो r कॉमा r से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आएगा। सो r कॉमा r से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो अपन क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका मॉडुलस विल बी इक्वल टू r। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 2r माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2r। यहाँ से मेरे पास r कितना निकल के आ जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस माइनस 1। देखो आया समझ में, अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, चाहो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ वाला क्वेश्चन भी, है ना। और मिड पॉइंट के बनोगे तो ट्राइंगल्स के साइड भी निकालना है, देखो जेई मेन में बहुत बार आ जाता है मिड पॉइंट देता है, ट्राइंगल के या कोऑर्डिनेटर के आपको वर्टिसेस निकालने पड़ते हैं, तो वहाँ पे टाइम बच जाएगा। देखो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। वंस अगेन, one vertex of the triangle is a fixed point from where this line passes, right? Another vertex is 3,4, third vertex lie on the x-axis, let it lambda, 0, condition of lambda such that it represent the triangle। देखो सबसे पहले तो वो ऊपर वाले पार्ट को समझो, वो क्या बोलता है, one vertex of a triangle is a fixed point from which this line passes। देखो ये फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है क्या, यस और नो? नहीं है। देखो फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता है, फैमिली ऑफ लाइंस में a l1 प्लस b l2 इज इक्वल टू 0 या फिर l1 प्लस लैम्डा l2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तीन तीन वेरिएबल्स है और तीन चार लाइंस दे रखी हैं अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, वो घुमाने की कोशिश कर रहा है। वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर दी लाइन पासेस, ये चारों की चारों लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है ना। वो फिक्स पॉइंट मेरा ट्राइंगल का वर्टेक्स है। इसका मतलब सबसे पहले तो मेरे को समझ में आ रहा है इन चारों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, चार लाइंस होंगी कुछ ऐसी, 1 2 3 4, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से, राइट। ये पॉइंट मेरा ए है, दूसरा वर्टेक्स मुझे ट्राइंगल का दिया हुआ है बी, तीसरा वर्टेक्स भी दिया हुआ है सी, और तीसरे वर्टेक्स के ऊपर लैम्डा के ऊपर कंस्ट्रेंट निकालना है, तो लैम्डा तो अपन निकाल लेंगे। फिर अगर दो वर्टेक्स आ जाएंगे तो तीसरे वर्टेक्स के ऊपर कंस्ट्रेंट तो निकल जाएगा, लैम्डा का आंसर आ जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए निकालना है अपन को, ये ए पॉइंट। अब ये चार लाइंस एक पॉइंट से पास कर रही है, सिंपल सा फंडा है। देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसको अपन कैसे निकालते हैं, सॉल्व करके निकालते हैं, है ना। किसी भी दो लाइन को सॉल्व करोगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मेरे पास तो चार लाइन है, राइट, किसी भी दो को सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या तो तुम पहली सेकंड को कर लो, फर्स्ट थर्ड को कर लो, सेकंड थर्ड को कर लो, राइट, किसी को भी सॉल्व कर लो, इवन थर्ड फोर्थ को भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होता है, जब चारों का है तो फिर तुम किसी भी दो को सॉल्व कर लो, है ना। सो किसी भी दो को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट एग्जाम में सोच के देखो, अगर वो दो को ही सॉल्व कराना होता तो मेरे को दो इक्वेशन दे देता ना बस, वो मुझे चार क्यों दे रहा है, और वो भी ऐसा सिमेट्री वाला बना के, राइट, ताकि तुम टाइम बचा सको। अगर तुम ऑब्जर्व कर लोगे, तो ऑब्जर्व नहीं करोगे तो 2 मिनट लगा के तुम अपना इक्वेशन सॉल्व करोगे। अभी मान लो मैं इसको इसको ले लूँ और मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, सॉल्व करने से भी एक्स और वाई निकल जाएगा, है ना, लेकिन मेहनत तो जाएगी बहुत सारी। ठीक है, गौर से ऑब्जर्व करो, पूरा का पूरा सिमेट्री है ना, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, यहाँ पे बस माइनस हो गया है। अगर यहाँ प्लस होता तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, तो आपस में सब कैंसिल ही हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ कि कोई पॉइंट जो इस इक्वेशन को फुलफिल करता होगा, तो मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व करने से ही दिख रहा है कि x को 1 और y को -1 ले लोगे तो बात बन जाएगी। x को 1 और y को -1, तो -1 लोगे तो प्लस हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 1, -1 फुलफिल्स दिस इक्वेशन। 1, -1 देखो इसको भी फुलफिल कर देगा, ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसको भी कर देगा। इसको देखो, x को 1, y को -1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, which is always equal to 1।
इसको भी फुलफिल कर देगा। इसका मतलब 1, -1 इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां से चारों लाइंस पास करती है। ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। एज आई सेड, अगर एग्जाम में ऑब्जर्व नहीं हुआ, नहीं चमका, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एज गुड एज 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप किसी भी 2 लाइन को सॉल्व कर दो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही तो है। एलिमिनेशन यूज कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, सॉल्व करके तुम्हारा आंसर 1, -1 ही आने वाला है ना। बट टाइम बच जाएगा अगर ऑब्जर्व कर लोगे एग्जाम में। तो अभी कैसा हो गया, अपने पास एक पॉइंट तो आ गया, एक ट्राइंगल बना लो फिर। ये अपना ए आ गया 1, -1 है। बी तुम्हें दिया हुआ ही है, बी उसने बोला था 3, 4 है। सी उसने कहा था थर्ड वर्टेक्स लाई ऑन दी एक्स एक्सिस। ये मेरा लैम्डा, 0 पॉइंट है सी। अब वो बोल रहा है लैम्डा की वैल्यू निकालो सच दैट इट रिप्रेजेंट्स अ ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी लैम्डा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? ट्राइंगल रिप्रेजेंट होना चाहिए। ट्राइंगल रिप्रेजेंट होना चाहिए मतलब फिर देखो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला क्या कर सकते हो तुम, अगर ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा तो ट्राइंगल का कुछ एरिया भी आएगा। और अगर एरिया आएगा तो एरिया शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बिकॉज अगर एरिया 0 हो गया इसका मतलब ये सी पॉइंट ए बी के ऊपर आ जाएगा या फिर ए बी से कोलिनियर हो जाएगा, है ना? तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 कर दो। तुम्हारे पास तीनों वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपन कैसे निकालते हैं? अपन निकालते हैं हाफ इंटू x1 which is 1, x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y। कितना हो जाएगा ये? हाफ। 4 + 3 7, 7 - 5 लैम्डा। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब अगर लैम्डा तुमने 7/5 ले लिया तब तो तुम्हारा एरिया 0 है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। सो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 7/5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने एरिया यूज कर लिया और वो डिपेंड करता है तुम्हें क्या स्ट्राइक किया है। तुम्हें अगर एरिया स्ट्राइक नहीं किया तो मान लो देखा क्या ट्राइंगल बनना चाहिए। ट्राइंगल के बनने के लिए कंडीशन, तो ट्राइंगल के बनने के लिए कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ टू साइड इज लार्जर देन द थर्ड साइड। तो फिर तुम वहां पे सम ऑफ टू साइड भी लगा सकते हो। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे फिर? ए सी प्लस सी बी जो है वो लार्जर देन ए बी होगा, है ना? ये भी लगा लो, लेकिन यहाँ पे फिर अंडर रूट में आएगा, फिर तुम्हें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। लेकिन सिंपलीफाई करके तुम लैम्डा नॉट इक्वल टू 7/5 के निकालो। देखो क्लियर हुआ ना ये वाला एग्जांपल भी सबको? हाँ सर। चलो, अब मान लो पी क्यू आर अपने पास 3 पॉइंट्स है, अपन को बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखोगे? पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है अपने पास। सो पी पॉइंट है -1, 0, क्यू पॉइंट है 0, और आर कुछ पॉइंट है 3, 3। ठीक है, वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। ये एंगल बाइसेक्टर होगा इसका। इसका मुझे इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? बहुत सारे अप्रोचेस है देखो। अप्रोच 1, सबसे पहले क्या कर सकते हो तुम? हाँ, ओरिजिन से पास करेगा मेरा बाइसेक्टर। तो मुझे मालूम है मेरा बाइसेक्टर का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx ही होगा। ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमें को अपने बाइसेक्टर का स्लोप निकालना है बस। m आ जाएगा तो काम बन जाएगा। अब मान लो इसका स्लोप m है, तो मुझे पी क्यू का स्लोप भी पता है। पी क्यू का स्लोप कितना है? 0 है ना? और क्यू आर का स्लोप कितना है? √3 है। और देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब इन दोनों के बीच में जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है ना। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस यूज कर लेता हूँ मैं। तो क्या बोलूंगा? m - √3, है ना। m1 - m2/1 + m1 m2 का मॉडुलस ये होगा tan थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। और ये इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर आएगा। सो m1 - m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस साइड मुझे क्या मिल जाएगा m, इस साइड मुझे क्या मिल जाएगा m माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। मॉड हटा दो यहाँ से, तो तुम्हारे पास आ जाएगा m माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस m। ठीक, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास m की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, एक मेरे पास ये अप्रोच हो गया। एक मेरे पास कैसा अप्रोच हो सकता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है राइट, तो मुझे मालूम है इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं पी एक्स वाई, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। ये तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगे तो दोनों आर्म्स का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा होगा एनी पॉइंट। और यहीं से तुम्हारे पास एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन भी आता है। अगर मान लो ये लाइन मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और ये मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, और कोई बोलता है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखो, तो अपन क्या करेंगे, एक्स वाई से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स वाई से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉडुलस आएगा ना, और इस साइड पे भी मॉडुलस आएगा, तो अपन दोनों मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा ना इधर, और फिर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, तो इस लाइन का डिस्टेंस निकालोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और यही अपन यूज करते हैं इक्वेशन फॉर एंगल बाइसेक्टर। प्लस माइनस का साइन होता है तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, है ना, और दो इक्वेशंस आनी भी चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई भी दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर देखोगे, राइट, अगर मैं दो लाइंस लूँ और मैं अगर इनके एंगल बाइसेक्टर को देखूँ तो एक तो इनका ये वाला एंगल का बाइसेक्टर होगा विच इज दिस लाइन, और एक इनके ये वाले एंगल का बाइसेक्टर होगा विच इज दिस लाइन, तो दो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे, तो प्लस माइनस लोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस भी आनी चाहिए। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो आंसर मेरा एक ही आएगा, बिकॉज वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, वो उस वाले एंगल का बात नहीं कर रहा है ना, तो इस वाले एंगल को बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे पास m की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे भी मेरे पास लाइन की दो इक्वेशन आएंगी, तो कौन सी वाली इक्वेशन को मैं बोलूंगा कि वो मेरा इसका आंसर है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे सिंपल क्या होता है ना, तुम इसका ग्राफ पे प्लॉट कर दो इन तीनों पॉइंट्स को, है ना। अब जैसे मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके एक्चुअली मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, -1, 0 lie over here, 0, 0 lies over here, है ना, 3, root 3, 3, 3 root 3 lies over here, so 3, root 3 this, ये है ना एंगल, और इस एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर बना रहे हो, तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ऐसा बनेगा, ऐसी लाइन बनेगी, इसका मतलब स्लोप मेरा कैसा आता होगा, नेगेटिव आता होगा, सो m नेगेटिव वाला मेरा आंसर होगा। आया समझ में। जो दूसरा वाला बनेगा वो देखो कैसा बनेगा, दूसरा वाला ये वाला बनेगा, इसका तो m पॉजिटिव आ रहा होगा, तो जो तुम्हारा m नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव स्लोप वाला अपना आंसर मार्क करेंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो सिंपलीफाई करके दो लाइंस की इक्वेशन आएंगी, तो जिसका स्लोप नेगेटिव होगा वो वाला आंसर है, या फिर जो अप्रोच वन में अपन ने किया वहां से जब m की वैल्यूज निकालोगे तो एक m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो जो नेगेटिव वाला होगा वो वाला तुम्हारा आंसर मार्क करना। क्लियर हुआ। चलो पोजीशन, चलो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, राइट, किसी भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन निकालनी तो अपन क्या करते हैं, सेम साइन होगा तो सेम साइड पे लाई करेगा, अपोजिट साइन होगा तो अपोजिट साइड पे लाई करेगा। कौन से सेम साइन, दो पॉइंट्स के, राइट। सो अगर मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स पे लाइन की इक्वेशन में डालता हूँ, अगर वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब तो लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव साइन निकाल रहे हैं इसका मतलब दोनों लाइन के सेम साइड पे लाई करेंगे, और दोनों अगर आप नेगेटिव अपोजिट साइंस निकाल रहे हैं तो अपोजिट साइड पे लाई करेंगे।
जैसे मान लो तुमने कोई भी लाइन बना दी, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब मैं इस लाइन को अगर प्लॉट कर लूंगा पहले, तो क्या हो जाएगा, y 0,3 से पास कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ एक लाइन बनेगा मेरे पास, ठीक है। अब किसने बोला कि यार बताओ 2,1 का लोकेशन कहाँ पर है, 2,1 इधर लाई कर रहा है कि उधर लाई कर रहा है। तो अब देखो इधर लाई कर रहा है उधर लाई कर रहा है, अपन क्या बोलते हैं, लाइन में 2 पॉइंट सेम साइड निकालेंगे अगर सेम साइड पे होंगे तो इस लाइन के इधर वाला एक एरिया, इस लाइन के इधर वाला एक एरिया। पहले 2,1 लाइन की इक्वेशन में डाल के चेक कर लो, जीरो तो नहीं आ रहा है, राइट, फुलफिल तो नहीं हो रहा है। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख लो, y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड को जीरो बना दो। अब इसके इस साइड से कोई भी पॉइंट ले लो, अब मैं इस एरिया में से कौन सा पॉइंट लूं, देखो मेरे को एक्स एक्सेस दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ओरिजिन ले लो, कोई बात नहीं, कैसा भी पॉइंट ले लो, तो मैं ओरिजिन ले लेता हूँ 0,0। अभी मैं 0,0 यहाँ पे डालूंगा तो मुझे कैसा साइन मिल रहा है, डालो इस इक्वेशन में 0,0, y0 x0 -3 नेगेटिव। इसका मतलब इस तरफ आने वाला हर एक पॉइंट नेगेटिव साइन निकाल रहा होगा, तो इधर नेगेटिव निकल रहा है तो इस लाइन के ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव निकाल रहा होगा, लाइन के ऊपर वाला तो जीरो निकालेगा ही। अब 2,1 डाल के देखो, 2,1 अगर मैं डालूंगा यहाँ पे तो मुझे नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव मतलब इस तरफ, सो 2,1 इस तरफ लाई कर रहा हूँ, एक कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे जो क्या बोल रहा है, a कॉमा ए स्क्वायर falls inside the angle made by these lines। चलो, सो y इज इक्वल टू एक्स बाई टू बना देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स बाई टू क्या होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा, स्लोप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, और ये 3x, तो ये ऊपर होगा। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, है ना, इसका स्लोप कितना है, हाफ, और इसका स्लोप कितना है 3, सो 3x वाली लाइन ऊपर होगी, स्लोप ज्यादा है इसका। और दोनों ही किसके लिए लिखा हुआ है, x लार्जर देन जीरो के लिए। x लार्जर देन जीरो के लिए मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या बोल रहा है, a कॉमा ए स्क्वायर एक पॉइंट होगा, लाइज इनसाइड द एंगल मेड बाय दीस टू लाइंस, मतलब a कॉमा ए स्क्वायर ना मेरा इसके अंदर लाई करना चाहिए। इसका मतलब इस लाइन के तो इधर होना चाहिए और इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब इस लाइन के इधर तो मैं यहाँ पे देखो 0,0 तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो एक, है ना, मान लो मैंने ले लिया 10,000,0, ठीक है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो पहले राइट हैंड साइड को जीरो बनाओ, y माइनस 3x इज इक्वल टू जीरो, इसको बनाओ y माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं 10,000 कॉमा जीरो पॉइंट यहाँ पे डालता हूँ तो मेरे को कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब इसके इधर वाले सारे पॉइंट नेगेटिव होते होंगे, तो अपना a कॉमा ए स्क्वायर भी इसमें डालने पे नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज मुझे इस लाइन के इधर वाला ही पॉइंट चाहिए। सो a कॉमा ए स्क्वायर डालोगे तो a स्क्वायर माइनस 3 है, ये मुझे नेगेटिव चाहिए। अब y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, अगर ये 10,000,0 में इसमें डालूंगा, राइट, तो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। इसका मतलब इसके इधर वाला नेगेटिव है, मेरे को तो इसके ऊपर वाला चाहिए, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव होता होगा। तो अगर मैं ए स्क्वायर कॉमा ए पुट करूंगा, ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू, ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये आ गया मेरे पास रेंज, है ना। अब क्या करूंगा, वेवी का मेथड यूज करूंगा। सो ए स्क्वायर इसके रूट्स निकालो, a माइनस 3 नेगेटिव होगा, तो ये मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और दूसरा क्या है, ये बनेगा a इंटू ए माइनस हाफ इज पॉजिटिव, है ना। तो यहीं पे बना देता हूँ मैं, 0 भी ले देता हूँ और हाफ भी, सॉरी हाफ यहाँ नहीं होता, हाफ यहाँ होगा, है ना। सो इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। जीरो और हाफ था ना, तो हाफ के आगे पॉजिटिव, हाफ पे नेगेटिव, जीरो पे पॉजिटिव, ये हो गया सर, ठीक है। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कि ये वाला पॉजिटिव और वो वाला नेगेटिव, ये वाला आंसर मिल रहा है अपन को, है ना। हाफ से 3 में ऊपर वाला नेगेटिव हो रहा है, नीचे वाला पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए अपन, हाफ से 3, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। देखो क्लियर हुआ ना, पोजिशन ऑफ अ पॉइंट वाले क्वेश्चन के ऊपर कैसे करेंगे। चलो फटाफट से इसका आंसर निकाल दो, फैमिली और लाइंस वाला क्वेश्चन देखो, अ फिक्स पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑलवेज पासेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है सारे वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, इसका मतलब थीटा जो है तुम्हारा पैरामीटर, पैरामीटर जैसा काम कर रहा होगा, राइट। तो अब गौर से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, एक तो दिख रहा है कॉस थीटा दिख रहा है, एक तुम्हें दिख रहा है साइन थीटा दिख रहा है, दो पैरामीटर्स दिख रहे हैं, है ना। अगर एक दिखता तो अपन क्या करते, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 बनाते,
मेरे को दो दिख रहे हैं, तो फिर वो A11 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0 ये वाला फॉर्म बना रहा होगा। दोनों है तो सेम बात ही ना। दो पैरामीटर्स दिखेंगे तो ये वाला फॉर्म, एक पैरामीटर दिखेगा तो ये वाला फॉर्म। अपने पास थीटा पैरामीटर, लेकिन थीटा ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में साइन और कॉस, तो उसने ये वाला क्या होगा। इसका मतलब कॉस थीटा को एक साथ कर लो और साइन थीटा को एक साथ कर लो। तो अगर मैं कॉस थीटा कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 5। और फिर साइन थीटा वाली टर्म्स को निकाल लो। साइन थीटा में क्या मिलेगा, 3x माइनस 5y साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये A11 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0 है, ये मेरा पैरामीटर है। थीटा की अलग अलग वैल्यू डालते जाओगे तो आपको अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी। ये तुम्हारी L1 है और ये तुम्हारा L2 है। इसका मतलब L1 L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो मेरा फिक्स पॉइंट है। राइट, तो ऑप्शन ही चेक कर लो, 0,0 इसको फुलफिल कर नहीं रहा है, 1,1 1,1 इसको भी कर रहा है, 1,1 इसको भी कर रहा है। ये आंसर बी है। पी दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सॉल्व क्यों करना फालतू में, जब पॉइंट दिए हुए तो मैं चेक ही कर लूंगा ना। हाँ, अगर पॉइंट दिए हुए नहीं होंगे तो फिर सॉल्व कर दो। L1 L2 को दो लीनियर इक्वेशन ही तो है, उन दोनों को सॉल्व करके अपना x और y निकाल लो, तो वही तुम्हारा फिक्स पॉइंट आ जाएगा। अब देखो कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सेम फैमिली ऑफ लाइंस का ही क्वेश्चन है। द स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c is equal to 0 where 3a plus 2b plus 4c is equal to 0 are concurrent at a point। अब देखो वो क्या बोल रहा है, कॉन्करेंट होना चाहिए। कॉन्करेंट मतलब सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने चाहिए। या तो एक ही लाइन है ना, लेकिन ये एक लाइन नहीं है, तो फैमिली ऑफ लाइंस है ना, बिकॉज एबीसी के मैं अलग अलग वैल्यूज डालता जाऊंगा तो मुझे अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी। And जैसे कई बार, अब मान लो मैंने ये दे दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। समझो देखो यहाँ पे है ना, ये मुझे अभी अच्छा याद आया, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब सोच के देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं c पैरामीटर है, तो देखो अगर मैं c की अलग अलग वैल्यूज डालता जाऊंगा तो मुझे अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी ना। इसका मतलब ये भी तो मेरा फैमिली ऑफ लाइन जैसा ही कंसेप्ट हो गया, है ना। ये भी मेरी फैमिली है। इस फैमिली की खास बात क्या हो जाएगी, सबका स्लोप 2 है। राइट, इसका मतलब क्या होगा, 2 स्लोप की लाइंस बन जाएंगी। ये वाली फैमिली को रिप्रेजेंट करता है ना। कई बार देखो कंफ्यूज करने के लिए ना वो ऐसा बोल देगा। तो ये भी एक फैमिली है, पर इस फैमिली की डेफिनेशन अलग होगी। ये वो फैमिली के मेंबर्स होते हैं जिनका स्लोप 2 है। ये फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट वाला फैमिली नहीं है ना? ये कैसा है, देखो एबीसी पैरामीटर से आप अलग अलग एबीसी की वैल्यूज पुट करोगे तो अलग अलग आपके पास लाइंस मिलती जाएंगी। वो बोल रहा है कॉन्करेंट होनी चाहिए। अगर फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट होनी चाहिए फिर तो यही वाला केस बनेगा, दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन कैसा होना चाहिए, A11 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। तो या तो एक पैरामीटर या फिर दो पैरामीटर। बट यहाँ पे राम कहानी देखो मेरी क्या चल रही है, तीन तीन पैरामीटर्स है ABC, राइट। तो तीन पैरामीटर्स तो नहीं होने चाहिए, तो दो पैरामीटर्स होने चाहिए या फिर एक पैरामीटर होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे तीन पैरामीटर्स है, तो एक पैरामीटर को आपको एलिमिनेट कराना पड़ेगा। और देखो एलिमिनेट कराने के लिए उसने तुम्हें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, ABC में रिलेशन है। तो यहाँ से C की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो बस। सो AX प्लस BY है ना, और C की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस का 3A माइनस का 2B अपॉन 4। ये C की वैल्यू हो गई। अब देखो, अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ A और B की फॉर्म में है, तो A को अलग कर लो, तो x माइनस 3/4 x माइनस 3/4। B को अलग कर लो, y माइनस 2/4। ये बनेगा। आ गया A11 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3/4 है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो y कितना है 1/2 है। 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। ये आ गया तुम्हारा पॉइंट। तो तुम्हारा फिक्स पॉइंट कितना है 3/4 1/2, जहाँ से लाइन तुम्हारी पास करती होगी। तो बहुत बार वो ऐसा करता है, तीन पैरामीटर्स होकर बोलेगा दिस लाइन इज कॉन्करेंट, दिस लाइन ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। सो तीन पैरामीटर्स है तो फिर एक को एलिमिनेट करो, फिर अपने पास और कोई चारा ही नहीं। बिकॉज जब तक दो पैरामीटर्स भी नहीं आएगा तब तक मैं फिक्स पॉइंट कैसे निकालूंगा। तीन में कुछ नहीं कर सकते तुम। क्लियर हुआ यहाँ पे, देखो फैमिली ऑफ लाइंस वाले क्वेश्चंस भी, है ना। चलो ये भी देखो क्या बोल रहा है यहाँ, तो देखो साफ साफ बोल रहा है कि मैंने फैमिली ऑफ लाइंस, ये अपनी एक फैमिली ऑफ लाइन से A11 प्लस BL2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा है। और वो कह रहा है लाइन ऑफ द फैमिली सिचुएटेड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को समझो तो क्या है, ये मेरे पास L1 है, ये मेरे पास L2 है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली पूरी पूरी फैमिली को ये रिप्रेजेंट करता है। अब वो कह रहा है मेरे पास एक पॉइंट है 2,3। इस फैमिली में बहुत सारी लाइंस होंगी,
मुझे वो लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होगी। देखो, है ना, इसकी तो बहुत सारी लाइंस होगी ना फैमिली में, है ना। समझो, देखो ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी अपने पास। अब अगर मैं इस पी पॉइंट, एक लाइन तो होगी जिस पी पॉइंट से पास कर लेंगी, लेकिन मेरे को तो ग्रेटेस्ट चाहिए ना, तो वो तो मिनिमम हो जाएगा। अब देखो, मैं अगर इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं इन सारी फैमिली ऑफ लाइंस का, तो जब किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस आएगा तुम्हारे पास, है ना। तुम इसको बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट ढूंढ रहे हैं अपन, तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं यार, और यहाँ पे ये और बढ़ गया। अब मैं लाइन को देखो, गौर से देखो, मैं अगर ब्लू लाइन को ऊपर लेके जाता जा रहा हूँ, है ना, ऐसे टर्न करा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है ना। आ रहा है समझ में, मेरा डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, जिससे मैं घुमाता जा रहा हूँ मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और गौर से ऑब्जर्व करो, तुम्हारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास भी पहुंचता जा रहा है ना। देखो, पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर थोड़ा थोड़ा अंदर घुसता जा रहा है ना। डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अंदर भी घुसता जा रहा है। एक पॉइंट होगा जब यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, है ना, और तुम्हारी लाइन ऐसी हो जाएगी। अब देखो मैं लाइन, अब तुम लाइन को और टर्न करो। अब जैसे ही तुम, जब तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पहुंच चुका होगा, तो उसके बाद भी लाइन को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाओगे, तो क्या होगा ना, अब तुम्हारा डिस्टेंस वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, है ना, अब तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर वापस इस पॉइंट से दूर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन इसके पास आता जाएगा, तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो मेरा फारदेस्ट डिस्टेंस या फिर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा वाला लाइन होगा, लाइन जब मेरा इसका परपेंडिकुलर इस पे लाई कर रहा होगा। तो आया समझ में, तो मेरा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी है, जब मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। राइट, सो 3x+4y + 6 इज इक्वल टू 0, ये लाइन अपने पास, और ये है अपने पास x+y+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y तो 0 आ गया, y 0 आ गया, तो x मेरा -2 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया मेरा -2,0। अगर ये -2,0, तो देखो फिर मेरे पास इस लाइन का स्लोप तो आ गया ना मेरे पास, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 3/4। अगर इसका स्लोप 3/4 है, जो तुम्हारी एक्चुअल लाइन होगी वो तो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो तुम्हारी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -4/3, है ना। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन विद द स्लोप ऑफ -4/3, तो क्या हो जाएगा, y-0 इज इक्वल टू -4/3 इंटू x+2। सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू -4x-8। सो 3y+4x+8, 3y+4x+8, ये रहा अपना आंसर। देखो आया ना समझ में, अगर तुमसे फारेस्ट डिस्टेंस कोई पूछता है तो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हो। आप क्या दिया हुआ है अपन को, एक ट्राइंगल एबीसी का वर्टेक्स ए दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इज वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, और एंगुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है सी एफ, राइट। तुम्हें स्लोप ऑफ साइड बीसी निकालनी है। देखो ट्राई करो, इसका आंसर कैसे निकालोगे। अपने पास ए वर्टेक्स है, बीई मीडियन है, सॉरी बीई, बीसी है ना, तो बीई मीडियन दिया हुआ है, और बीई का तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ है कितना, 6x+10y माइनस का 59 इज इक्वल टू 0। फिर तुम्हें सी एफ एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, सी एफ का इक्वेशन कितना दिया हुआ है अपन को, x-4y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। और वो पूछ क्या रहा है, स्लोप ऑफ द साइड बीसी।
ये निकालने को बोल रहा है। देखो कैसे करेंगे। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं कोई और क्वेश्चन ढूंढता हूँ। आया आंसर। देखो तुम्हारे पास एक वर्टेक्स गिवन है, तुम्हारे पास एक एंगल बाइसेक्टर गिवन है, तुम्हारे पास एक मीडियन भी गिवन है ना। इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स को अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो सी पता होगा तो ई भी आ जाएगा। ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 3 + α/2 और बीटा -1/2 है ना। ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ई मेरा बी पे लाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो 6 मतलब 3 × 3 + α + 5 बीटा -1 -59 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट इसमें डाल दिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से अपने पास अल्फा बीटा में एक इक्वेशन तो आ ही जाएगी। सो 3α + 5 बीटा 9 9 -5 प्लस का 4 प्लस का 4 मिलेगा 55। अभी अल्फा बीटा में एक और इक्वेशन आ जाएगी तो काम बन जाएगा। अच्छा ये भी तो है ना, अल्फा बीटा पॉइंट सी तो है, सो अल्फा बीटा इसको भी तो फुलफिल करेगा। एंगल बाइसेक्टर सी से तो स्टार्ट हो रही है। सो अल्फा -4 बीटा +10 मतलब इज इक्वल टू -10 है ना। ये इसको भी फुलफिल करेगा। सो इन दोनों को सॉल्व करके अपन अल्फा और बीटा निकाल देते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास अल्फा और बीटा आ जाएगा। ठीक है, जो भी अल्फा बीटा आएगा तो अपने पास ये पॉइंट तो आ जाएगा फिर। तो सी पॉइंट आ गया अपने पास। अपन को निकालना क्या था, स्लोप ऑफ द साइड बीसी। बीसी का स्लोप निकालना। बीसी का स्लोप निकालना है, ये तो एक तरीका तो दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ और है क्या। अल्फा बीटा आ गया, इसका स्लोप निकालना है। बी पॉइंट ये तो न्यू पॉइंट था, तो कुछ ठीक है। देखो अल्फा बीटा पर निकाल लेंगे तो अपने पास पॉइंट सी आ जाएगा ना, ये आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। सो अभी ये सी पॉइंट आ गया। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट चाहिए। अगर एक और पॉइंट मेरे पास आ गया ना, तो फिर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूंगा y2 - y1 x2 - x1 से। अब यहाँ पे ना अपन एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो किसी भी ट्राइंगल में है ना, हमेशा ध्यान रखो, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपके पास कोई वर्टेक्स है और आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, let's say angle bisector is L1. So image of A about L1 will lie on BC. So किसी भी vertex का image about one of the angle bisector will always lie on the third side.
इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं ए पॉइंट का इमेज निकालूं बीई सॉरी सी एफ के अबाउट, सी एफ एंगल बाइसेक्टर था ना, अगर ए का इमेज निकालूं सी एफ के अबाउट तो उसका जो मिरर इमेज आएगा ना वो बीसी पे लाई कर रहा होगा। कहाँ लाई कर रहा होगा वो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन लाई तो इस बीसी लाइन पे ही करेगा। अब इस बीसी लाइन के ऊपर करेगा मतलब पॉइंट आ जाएगा तो मैं स्लोप निकाल लूंगा ना फिर। तो अपन इसका इमेज निकालेंगे, इसका इमेज 3, -1 का अपन इमेज निकालेंगे अबाउट कौन सा लाइन, x -4y+10। फिर उसको मैं कर लेता हूँ बार। सो इमेज निकालना है अपन को किसका, 3, -1 का इमेज अबाउट अ लाइन x -4y+10। देखो अब अगर तुम्हें मिरर इमेज निकालने का फॉर्मूला पता है तो बढ़िया है भाई, अगर नहीं पता है तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मिरर इमेज कभी भी निकालना है तो अपन क्या करते हैं, मिरर इमेज होगा तो ये इक्वल होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर नॉर्मली मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता, मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, मेरे को डायरेक्टली बहुत इजी रहता है। आप जब भी मिरर इमेज निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा मिरर के और ये इक्वल होगा, तो लेट्स से मैंने इस पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा +3/2 -4 बीटा -1/2 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अल्फा+3 -4 बीटा प्लस का 4 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा -4 बीटा प्लस 27 कितना हो गया, 0 हो गया। अब दूसरा क्या होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना है, देखो यहाँ से इसका स्लोप है 1/4, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -4। इसका स्लोप कितना है, β+1/अल्फा-3 इज इक्वल टू -4। एक इक्वेशन ये नहीं, एक इक्वेशन ये नहीं, दोनों को सॉल्व कर दो तो तुम्हारे पास मिरर इमेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। और अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है, मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाना है, सो मिरर इमेज का फॉर्मूला लगा दो। मिरर इमेज का फॉर्मूला भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ये x1, y1 है, तो ये x, y है, ये मेरे पास ax+by+c=0, ये लाइन की इक्वेशन है। तो अगर तुम्हें कभी भी मिरर इमेज निकालना है तो x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू -2 ax1 + by1 + c/a² + b²। ठीक है, ये तुम्हें मिरर इमेज निकाल देगा। एक्स वाई क्या होगा, तुम्हारा मिरर इमेज होगा। तो x1 y1 जिस पॉइंट का इमेज निकालना है, ए बी सी कहाँ से आएंगे, लाइन की इक्वेशन से आएंगे। इसको इसको सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगा, इसको इसको सॉल्व कर लोगे तो y आ जाएगा, तो तुम्हारे पास एक्स वाई दोनों मिरर इमेज आ जाएंगे, है ना। अब इसमें देखो मेंस में काम नहीं आएगा लेकिन एडवांस में काम आ जाएगा। मैं यहाँ पे आप डिस्कस किए तो बता देता हूँ। ये 2 जो होता है, राइट, दिस 2 रिप्रेजेंट यहाँ से आपको कितना डिस्टेंस जाना है। मिरर तक का डिस्टेंस 1 यूनिट और उसके आगे का अनदर 1 यूनिट, तो ये 2 होता है। अगर मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे 1:3 या 1:2 के रेशियो में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, मतलब ये 1 है और यहाँ से एक और 1 लोगे तो आपका मिरर इमेज आता है, उससे एक और 1 आगे जाना है, मतलब 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है। अगर ये पॉइंट निकालना होगा तो इस 2 की जगह 3 डाल देना। आया समझ में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2, तो इसलिए अपन 2 लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लिख दोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। आ रहा है समझ में, यहाँ से 1 2 3 इस डिस्टेंस वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इस नंबर को चेंज करने से तुम आगे वाले पॉइंट्स को निकाल सकते हो। बट मेंस में तुम्हारा सिर्फ मिरर इमेज होता है, तो बस -2 रखो, काम चल जाएगा। क्लियर होना है यहाँ तक, किसी को डाउट है तो बोलो। थक गया यार मैं बोलते बोलते। चलो, है ना, एकदम मेंस वाला क्वेश्चन है। देखने में वो अजीब सा दिख रहा है लेकिन अगर समझोगे भाई तो कुछ नहीं, जल्दी सा क्वेश्चन है। If the distance of any point x, y from the origin is defined as dxy, which is maximum of mod x, mod y. Mod x क्या होता है, x का वैल्यू आप कुछ भी लो आपको पॉजिटिव निकाल के देगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव निकालेगा, x नेगेटिव डालोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके निकाल देगा।
मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई का मतलब क्या होता है? जैसे अपने पास फंक्शंस में अपन कभी भी ग्राफ भी बनाते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 फंक्शंस, मैक्सिमम ऑफ 3 फंक्शन। इसका मतलब होता है कि अगर मैं एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यूज पुट करूँ, तो मॉड एक्स अपनी एक वैल्यू निकालेगा, मॉड वाई अपनी एक वैल्यू निकालेगा। दोनों वैल्यूज में से जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरा आउटपुट होगा, बिकॉज आप मैक्सिमम पूछ रहे हो, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आउटपुट होगा। अगर मैं बाहर मिल लिखता तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी वो मेरा आउटपुट होगा। सो इट्स अ मशीन दैट विल आप कुछ इनपुट डालोगे तो दोनों कुछ कुछ अपनी वैल्यूज निकालेंगे। उस इनपुट पे आपका फाइनल आउटपुट होगा क्या? जो उन दोनों में से मैक्सिमम होगा वो बाहर निकाल देगा। सो अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो जाएगा। अब जो अपना लाइंस में ही खत्म हो गया सारा का सारा, है ना, पेड़ों पे तो रही गया। कोई नहीं, अपन अगली क्लास में कर लेंगे पेड़ों पे। सो अभी देखो यहाँ के रखा है, डिस्टेंस of any point from the origin is defined as dx, y where maximum of mod x, mod y, है ना। तो जो अपना नॉर्मल डेफिनेशन है उसको उसने चेंज कर दिया है यहाँ पे। अपन किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते थे? नॉर्मली तो अपन क्या बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो, यही होगा ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना। कोई भी पॉइंट हो गया एक्स वाई, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना उसने डेफिनेशन चेंज कर दी कि मैं ओरिजिन से डिस्टेंस को ना ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा, मैं तो ये बोलूंगा जो मॉड एक्स और मॉड वाई का मैक्सिमम होगा। इसका मतलब मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया, जैसे सपोज करो 6,7, ठीक है, ये पॉइंट है। अभी कोई तुमसे यहाँ पूछेगा ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो तुम क्या बोलोगे? या डी ऑफ 6,7 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ मॉड 6,7। कौन आएगा? ये आएगा 6, ये आएगा 7, मैक्सिमम कौन है? 7। तो 0.6,7 का मैं ओरिजिन से डिस्टेंस कितना बोलूंगा? आप 7 बोलूंगा। अगर मान लो किसी ने दिया -7,8, तो मैं क्या करूंगा? मैक्सिमम ऑफ -7 मॉड ऑफ 8, तो 8 मेरा आंसर होगा। तो इसका मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना होगा? 8 आएगा। देखो आया समझ में? बस वही बोल रहा है, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई। और वो कह रहा है मुझे उन पॉइंट्स का लोकस निकालो कि जब डिस्टेंस मेरा 1 आ रहा है। डिस्टेंस अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास वो पॉइंट्स होंगे जिनका मॉड एक्स और मॉड वाई, मतलब उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में से एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वाला 1 से छोटा होना चाहिए। बिकॉज अगर मान लो मैंने 1,2 का डिस्टेंस निकाला, तो ये तो फिर 2 आ जाएगा ना। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस निकालू 1,5 का, तो ये 1 ही आएगा। सो अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस 1 बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक्स और वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो उन दोनों में से एक 1 होना चाहिए और दूसरा वाला 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। सो अब देखो इसका लोकस बनाते हैं अपन। सो ये 0,1 हो जाएगा, है ना? मेरा y जो है वो इसको एक्सीड नहीं कर सकता, है ना। 0,-1 इसके भी नीचे ही रहेगा मेरा, इसके इधर आ जाएगा तो y का वैल्यू -1 से छोटा हो जाएगा, तो मॉड करूंगा तो 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये 1,0 इस लाइन को भी क्रॉस नहीं कर सकता और इस लाइन को भी क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। इन दोनों में से एक तो मेरा 1 होगा ही होगा, राइट। एक तो मेरा 1 होगा ही होगा। इसका मतलब ये मेरा जो पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर घूम रहा होगा। इस कर्व के ऊपर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूँ, राइट, उनमें से वन ऑफ द एक्स और वाई वुड बी इक्वल टू 1, द मॉड विल बी इक्वल टू 1, सो इट बिकम्स अ स्क्वायर, राइट। इसका एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी? देखो 2 लेंथ होगी, सो 2 है तो 2 इंटू 2 4। अगर मैं यहाँ पे लेस देन बोल देता, राइट, लेस देन 1, तब क्या हो जाता? तब मेरा ये पूरा एरिया बन जाता है, तब मेरा ये स्क्वायर डिस्क बन जाता। अभी क्या बनेगा ये? अभी ये मेरे पास सिर्फ स्क्वायर का सर्कमफेरेंस बनेगा, इसका स्क्वायर की पेरिफेरी बनेगा। अंदर वाले पॉइंट्स भी होंगे। अगर लेस देन बोलोगे तो अंदर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर लार्जर देन बोल दोगे तो बाहर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, बाहर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में? चलो यार आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, बिकॉज अपने पैरामेट्रिक फॉर्म पे कोई क्वेश्चन किया नहीं है ना। बाकी मैं शीट भेजूंगा, इसमें और भी क्वेश्चन होंगे 7-8, है ना, तो वो सब तुम सॉल्व कर लेना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन। एक मेरे पास लाइन है
which is 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. ठीक है, इसका मेरे को डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, 2,3 से निकालना है। अब देखो डिस्टेंस कैसा होता है, डिस्टेंस तो बहुत सारे होते हैं, ये वाला कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो मैं ऐसे ढेरों निकाल सकता हूँ। अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये डिस्टेंस 5 है ना, तो बाकी सारे डिस्टेंस क्या होंगे, 5 से बड़े होंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो कोई अगर तुमसे ऐसा बोलता है फॉर एग्जांपल कि 2,3 से 7 डिस्टेंस पर पॉइंट ढूंढो, तो तुम्हारे पास दो आंसर्स आएंगे, एक इधर भी आएगा और एक इधर भी आएगा, है ना। 2,3 से 8 डिस्टेंस पर लाइन पे एक पॉइंट ढूंढो, तो एक इधर भी आएगा, किधर भी आएगा। 2,3 से 4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ढूंढो, नहीं आएगा, बिकॉज मिनिमम ही मेरा 5 है, तो 5 से कम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट नहीं मिल सकता। एनीवेज, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2,3 से मेरे को इस लाइन का डिस्टेंस मेजर करना है। उसने परपेंडिकुलर नहीं बोला, उसने क्या बोला, मेजर्ड अलोंग अ लाइन, मतलब इस लाइन के अलोंग। ये लाइन अपने पास कोई मान लो x माइनस वाई प्लस 1, इस लाइन के अलोंग मेजर करना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है ना। अब देखो ये लाइन मुझे पता है, तो इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, tan थीटा कितना है इसका 1, सो थीटा कितना है 45, ये 2,3 है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो मैं h, के। अब गौर से देखो, एक पॉइंट पता है, उस लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस ही है ना, ये r ही निकालना है अपन को। तो एक पॉइंट पता है, उससे r डिस्टेंस पे एक और पॉइंट मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दूंगा। h क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट 2 प्लस r cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस r sin थीटा, सॉरी 3, है ना। अब इसको इस लाइन की इक्वेशन में फुलफिल करा देते हैं, क्योंकि h कॉमा के उसको फुलफिल करेगा ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस आर बाई रूट 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस आर बाई रूट 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं अपन फिर यहाँ से। अभी अपने पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 9, तो मेरे पास हो गया 4 प्लस रूट 2 बाई रूट 2 माइनस 3 बाई रूट 2, सो माइनस का 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो आर मेरे पास कितना हो गया 4 रूट 2, सो आर अपने पास 4 रूट 2 आ गई, अपने पास डिस्टेंस आ गया, बिकॉज ये वाला डिस्टेंस ही तो मेजर करना था मुझे आर। देखो आया समझ में, तो मेरे पास एक पॉइंट गिवन था और एक आर डिस्टेंस पे मुझे एक और पॉइंट को लिखना था, तो मैंने यहाँ पे अपना पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया, h इज इक्वल टू आर प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर प्लस के प्लस आर साइन थीटा। देखो आया समझ में यहाँ तक, यस ठीक है, बढ़िया। फिर है ना, बाकी क्वेश्चन मैं तुम्हें शीट भेज देता हूँ, वो ट्राई कर लेना। अभी देखो यहाँ तक जैसा अपना मेंस में जो जो आता है, राइट, मोस्टली कैसा होता है ना, फैमिली ऑफ लाइंस इज वन कंसेप्ट जो अपन को क्लियर होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। सो अभी अपन नेक्स्ट क्लास में पेयर ऑफ लाइंस खत्म करते हैं ना। सो पेयर ऑफ लाइंस होमोजेनियस हुआ या फिर 2 डिग्री जनरल इक्वेशन हुआ, उसके वाले क्वेश्चंस करेंगे, और टाइम बचेगा तो फिर उसमें अपन सर्कल भी स्टार्ट कर देंगे, because I don't पेयर ऑफ लाइंस में टाइम लगता ही है। एनीवे जो भी है, सो नेक्स्ट क्लास विल डू पेयर ऑफ लाइंस। तो आज अगर तुम चाहो तो 41 ईयर्स मतलब प्रीवियस ईयर्स के लाइंस वाले सारे क्वेश्चन निपटा दो, है ना, बिकॉज प्रॉपर्टीज हमारी मोर और लेस यही यूज हो रही होगी। सो 41 प्रीवियस ईयर्स में से लाइंस वाले क्वेश्चन सारे खत्म कर दो, राइट। और लाइंस वाले में अगर चाहो तो एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन जो है उसमें 3 नंबर से ऊपर वाले क्वेश्चन छोड़ देना अभी फिलहाल के लिए, है ना, बाकी सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो।